तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th अर्थशास्त्र के चैप्टर 1 जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास के टोटल में आप लोगों को 80 VVI ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाने वाला हूं। अगर आप 80 के 80 VVI ऑब्जेक्टिव को मन लगाकर पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि इस बार जो 2026 में आप लोगों का बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होगा ना, तो इस चैप्टर से आप लोगों का एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है, क्योंकि मैं जो भी प्रश्न करवाता हूं वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आप लोग यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं स्टूडेंट, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर का जो प्रश्न है 2025 में पूछा गया है। साथ ही साथ मैं वैसे भी प्रश्न करवाता हूं जो कि इस बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, और ऊपर से वैसे प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में पूछते आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ स्टूडेंट, इससे पहले वाले अध्याय में ना मैं बाकी के चैप्टर को समाप्त कर दिया है। ठीक है, जैसे कि हिस्ट्री का चैप्टर, ज्योग्राफी का चैप्टर, पॉलिटिकल साइंस का, आपदा प्रबंधन का, हिंदी का, ठीक है, ये सभी के सभी चैप्टरों का जो भी VVI ऑब्जेक्टिव है उसे मैंने समाप्त कर दिया है। और आज से हम लोग अर्थशास्त्र स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि एक भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। तो आइए अब हम सभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन देने का प्रयास, ऑप्शन के साथ आंसर देने का आप लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है कि निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था। बताइए स्टूडेंट, योजना आयोग का हुआ था, राष्ट्रीय विकास परिषद का हुआ था, नाबार्ड का हुआ था, या फिर मुद्रा बाजार का हुआ था। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ना स्टूडेंट, इसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था। किसका हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का। ठीक है, और ये प्रश्न 2025 में पूछा गया है, यानी कि ये प्रश्न काफ़ी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है। बताइए कि निम्न में से क्या है जो आर्थिक गतिविधि नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। कृषि है, संचार है, गरीबी है, या फिर परिवहन है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा गरीबी। जो है गरीबी मेरे प्यारे बच्चों ये आर्थिक गतिविधि नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे देखते हैं कि कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है। किस क्षेत्र में कार्यरत है? प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, याद रखिएगा कि कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा जो है ना मेरे प्यारे बच्चों वो प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में कार्य कर रहा है। चलिए अब हम लोग चौथा नंबर का प्रश्न देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे। चलिए चौथा नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है। बताइए निम्न में क्या है जो बिहार के विकास में, यानी कि जो बिहार विकास कर रहा है ना उस विकास में ये क्या है, बाधक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? गरीबी है, बेरोजगारी है, बाढ़ है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट, ये जो हम लोग का बिहार है, बिहार तो गरीबी का है ही बाधक। ठीक है, क्या है ये? बाधक है। गरीबी जो है ये विकास का बाधक है, बेरोजगारी भी गरीबी के विकास का बाधक है, और बाढ़ भी है। इन सब के वजह से क्या होता है, हम लोग का बिहार आगे नहीं बढ़ पाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। समझ में आया? चलिए पांचवा नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से किस देश का HDI रैंक भारत से अच्छा है। यानी कि भारत से जो है ना HDI रैंक अच्छा है। बताइए किसका? नेपाल का, श्रीलंका का, पाकिस्तान का, या फिर म्यांमार का। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका का जो HDI रैंक है ना वो भारत से अच्छा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला देखिए 6 नंबर का क्या है कि निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। बताइए निम्न में क्या है जो कि आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। संचार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य सुविधा है, या फिर कुशल प्रशासन है। तो संचार है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? संचार। और ये प्रश्न भी 2025 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग 7 नंबर का प्रश्न कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, क्योंकि टोटल 80 ऑब्जेक्टिव हम लोगों को करना है। चलिए, मानव विकास रिपोर्ट
किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मानव विकास रिपोर्ट है किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है? शैक्षिक स्तर पर, स्वास्थ्य स्थिति पर, प्रति व्यक्ति आय पर, या फिर इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट जो है ना शैक्षिक स्तर पर भी, स्वास्थ्य स्थिति पर भी, प्रति व्यक्ति आय पर, यानी कि इनमें से सभी आधार पर तैयार की जाती है। समझ में आया? चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। 8वां नंबर का प्रश्न है कि बिहार के विकास के बिना, ठीक है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? यानी कि भारत का विकास तभी हो पाएगा मेरे प्यारे बच्चों जब बिहार का विकास हो पाएगा। अगर बिहार का विकास नहीं होगा तो भारत का विकास संभव नहीं है। तो ऐसा किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, या फिर इंदिरा गांधी ने, या फिर कर्पूरी ठाकुर ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, ये बोले थे कि अगर भारत का विकास चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को बिहार का, यानी कि बिहार को विकसित करना होगा, बिहार को आगे बढ़ाना होगा, तभी भारत का क्या हो पाएगा? विकास हो पाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और आपको कहीं पर भी दिक्कत है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना मेरा नंबर दिया गया है, आप वहां से नंबर लेकर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं जितना भी प्रश्न करवाता हूं वो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए 9वां नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण नहीं है? बताइए निम्न में क्या है मेरे प्यारे बच्चों जो पूंजीगत वस्तु का उदाहरण नहीं है? ट्रैक्टर है, उपकरण है, मशीन है। ठीक है, यानी कि ये प्रश्न है कि निम्न में क्या है जो पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? ठीक है, उदाहरण है। तो वो बच्चों याद रखिएगा, ट्रैक्टर से भी हम लोग को पूंजी आता है, पैसा आता है। ठीक है, उपकरण से भी, मशीन से भी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, प्रश्न समझिए कि निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तुओं का उदाहरण है? अगर रहता कि क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण नहीं है तो आप लोगों को ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन जरूर देता जो कि पूंजीगत वस्तु का उदाहरण नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि कौन है जो पूंजीगत वस्तु उदाहरण है, तो ट्रैक्टर भी है, उपकरण भी है, मशीन भी है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए 10वां नंबर का प्रश्न देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या है 10वां नंबर का प्रश्न? इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? यह प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि 2014 में, 17 में, 18 में, 19 में, फिर 20 छोड़ के 21 में, फिर 22 में, लगातार यानी कि मानिए यह प्रश्न पूछा ही गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि मैं कितना इंपॉर्टेंट सब प्रश्न करवा रहा हूं। तो बताइए कि इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 10वां का राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, कृषि क्षेत्र को जो है ना प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे, हालांकि ऐसे ऐसे प्रश्न तो मैं ज्योग्राफी में भी करवाया था आप लोगों को। ठीक है, चलिए 11 नंबर का प्रश्न है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था बताइए स्टूडेंट, कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका में? जी नहीं, अमेरिका में पूंजीवादी है। ठीक है, अमेरिका एक पूंजीवादी राष्ट्र है। रूस? ये नहीं, ये साम्यवादी हो जाएगा। ठीक है, समाजवाद यहाँ पर होता है। लेकिन ये जो भारत है यहाँ पर जो है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अर्थव्यवस्था पर मैंने वीडियो बना रखा है, वो प्ले लिस्ट में जाइए। ठीक है, वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाके चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा वो वीडियो। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था पूछे तो भारत मारेंगे, पूंजीवादी अगर पूछे तो अमेरिका में टिक मारेंगे, अगर समाजवादी पूछे तो रूस में मारेंगे। यहाँ से मैं आप लोगों को 3 प्रश्न क्लियर करवा रहा हूँ। ठीक है, याद रखेंगे कि अगर पूछेगा स्टूडेंट कि पूंजीवादी राष्ट्र, तो पूंजीवादी राष्ट्र में अमेरिका में टिक मारिएगा। अगर पूछेगा समाजवादी राष्ट्र तो रूस में मारिएगा। अगर ये पूछे कि मिश्रित यानी कि पूंजीवादी भी और समाजवादी भी दोनों किस में है, तो भारत में है। समझ में आया? और ये प्रश्न 2014 में और 17 में, 18 में, 19 में पूछा गया है, यानी कि इम्पोर्टेंट ही प्रश्न है। चलिए समझ में आ गया, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर तक देख लीजिए, अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर तो देख लिए ना मेरे प्यारे बच्चों। स्टूडेंट आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग ना बिहार के किस जिला से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, ताकि मैं जान पाऊँ कि मेरे प्यारे प्यारे जो स्टूडेंट है वो कहाँ से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो बताइए कमेंट करके कि आप लोग कहाँ से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, ताकि मैं अगले वीडियो में आपका नाम लूँगा। चलिए एडजस्ट कर ले थोड़ा सा इसको। चलिए बताइए, अब 11 नंबर तो हो गया। 12 नंबर का प्रश्न है हम लोगों का कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को
15 सितंबर 1950 को, 15 अक्टूबर 1951 को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 15 मार्च 1950 को। ठीक है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को किया गया था। ठीक है, अगला है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। वह देश क्या कहलाता है? जिस देश का जो है ना राष्ट्रीय आय अधिक होगा तो वो विकसित कहलाएगा ना मेरे प्यारे बच्चों। अगर मान लीजिए आप ही के पास ज़्यादा पैसा होगा तो आप विकसित कहलाइएगा। उसी तरह जिस देश का जो राष्ट्रीय आय है वो अगर अधिक होगा तो वो क्या कहलाएगा? विकसित देश कहलाएगा। और यह प्रश्न 2018 में भी पूछा गया और कंपार्टमेंटल का जो एग्ज़ाम होता है ना उसमें भी पूछा गया है। चलिए अगला है 14 नंबर का, देख लीजिए क्या है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है, केरल को कहा जाता है, बिहार को कहा जाता है, या फिर दिल्ली को कहा जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग, जो ये बिहार है ना, ये बिहार को हम लोग पिछड़ा राज्य कहते हैं। ठीक है, बिहार को हम लोग पिछड़ा राज्य कहते हैं। ठीक है, ये 4 ऑप्शन में अगर चलेंगे तो बिहार होगा हम लोग का पिछड़ा राज्य में। ठीक है, चलिए, और ये प्रश्न कब कब पूछा गया? 15 में, 18 में, 20 में और 21 में। तो आप खुद कह सकते हैं कि यस सर, आप इंपॉर्टेंट प्रश्न ही करवाते हैं। चलिए 15 नंबर का बताइए कि शेयर बाजार का नियामक संस्था है। शेयर बाजार का जो नियामक संस्था है वो क्या है? तो याद रखिएगा SEBI है। ठीक है, शेयर बाजार का नियामक संस्था अगर है तो SEBI है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं 16 नंबर का। काफ़ी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है, जल्दी जल्दी इसको कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए देखिए यहाँ पर है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय जो है मेरे प्यारे बच्चों वो सबसे कम है? बताइए, बिहार का, पंजाब का, हरियाणा का, या फिर गोवा का? तो बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। बिहार का प्रति व्यक्ति आय क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सबसे कम है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। बताइए कि भारत में जो नीति आयोग की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? जनवरी 1950 को, जनवरी 1951 को, जनवरी 2015 को, या फिर जनवरी 2016 को? तो 17 का राइट आंसर होगा जनवरी 2015 को। ठीक है, भारत में नीति आयोग की जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? जनवरी 2015 को। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। 18 नंबर का प्रश्न है, देखिए यहाँ पर कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही कहा था भारत है। ठीक है, भारत है। अगर पूंजीवादी पूछता तो आप किस में टिक मारते? पूंजीवादी। पूंजीवादी पूछेगा तो अमेरिका में, समाजवादी पूछेगा तो रूस में। ठीक है, मिश्रित पूछेगा तो आंख बंद करके भारत में टिक मारेंगे। समझ में आया? चलिए 19 का बताइए कि योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? योजना आयोग का जो सदस्य होता है ना उनकी संख्या कितनी होती है? तो 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है, भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? अगर बिहार में जीवन यापन का, जीवन जीने के लिए सबसे मुख्य साधन क्या है? कृषि है, उद्योग है, व्यापार है, या फिर उपयोग? तो सभी। तो स्टूडेंट अगर बिहार में ज़्यादातर अगर देखा जाता है तो बिहार के 80% लोग कृषि ही करते हैं, इसीलिए बिहार के जीवन यापन का मुख्य साधन मेरा क्या हो जाएगा? तो कृषि हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 21 का देखिए यहाँ पर, देश में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। बिहार का स्थान क्या है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, या फिर चौथा है? बताइए कि देश में हम लोग का जो भारत देश है, भारत देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है, या फिर चौथा स्थान है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। 22 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है, क्योंकि आपको पता है कि सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। चलिए 22 नंबर का हम लोग देखेंगे कि भारत में मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ पर? भारत के पड़ोसी देशों में, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? पूछ रहा है कि सबसे अधिक है, वो में पूछ रहा है कि देश का पूछ रहा है। किस देश का जो है ना स्टूडेंट प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, लेकिन वो भारत का पड़ोसी देशों में बात किया गया है। बताइए, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, श्रीलंका का, या फिर नेपाल का? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का मेरे प्यारे बच्चों श्रीलंका का। ठीक है, अगर भारत के पड़ोसी देशों में अगर बात करें, पड़ोसी देश में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय किसका है? तो श्रीलंका का है। किसका होगा? श्रीलंका का होगा, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, गलत में टिक नहीं मारेंगे। नेक्स्ट है 23 नंबर का कि इनमें से कौन योजना
आयोग के पादेन अध्यक्ष होते हैं? कौन है जो योजना आयोग के पादेन अध्यक्ष होते हैं? तो प्रधानमंत्री जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये योजना आयोग के पादेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, योजना आयोग के पादेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। अगला है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो मिश्रित है। ठीक है, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में। चलिए अगला देखिए यहाँ पर क्या है 25 नंबर का, कि इनमें से कौन से देश में समाजवाद अर्थव्यवस्था है? तो मैंने समाजवाद के लिए कहा था ना कि जब भी समाजवाद पूछेगा तो रूस में टिक मारेंगे। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ है? रूस में है। ठीक है, भारत में कौन सा अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और अमेरिका में पूंजीवादी ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार एक ही प्रश्न को बता रहा हूँ। अगला है कि सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। जो सम्यक विकास की प्रक्रिया है मेरे प्यारे बच्चों, वो संबंधित है, किससे संबंधित है? उच्च वर्ग से संबंधित है, निम्न वर्ग से संबंधित है, सभी वर्ग से संबंधित है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा सभी वर्ग से क्या है? संबंधित है। ठीक है, सम्यक विकास की जो प्रक्रिया है ये सभी वर्ग से क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो सभी वर्ग से संबंधित है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोग लगभग 26 प्रश्न को समाप्त कर दिए हैं। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं 27 नंबर का प्रश्न। ठीक है, और अभी तक आप लोगों ने कमेंट नहीं किया है कि आप मेरी इस वीडियो को कहाँ से देखते हैं, तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हमारे इस चैनल पर ना मेरे प्यारे बच्चों हिंदी ग्रामर, संस्कृत ग्रामर का भी वीडियो अपलोड होते रहता है। ठीक है, तो उसको भी ज़रूर देखेंगे। और कब देख पाएंगे? जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तब ना। मैं मान लीजिए कि कभी कोई इंपॉर्टेंट सब चीज़ अगर बताऊं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा तो पढ़ लेंगे, और नहीं तो पता चलेगा कि वीडियो कब आया नहीं आया पते नहीं चलेगा। 27 नंबर का प्रश्न है कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था कि ये जो गरीबी है ना ये कैंसर रोग की तरह होता है। ठीक है, अगला है कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, उद्योग क्षेत्र को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा उद्योग क्षेत्र को जो है ना द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्रथम क्षेत्र कहा जाता है, और तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। ये जो सेवा क्षेत्र है इसे तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 29 नंबर का कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? बताइए, जो ये 11वां पंचवर्षीय योजना हुआ था ना उसका अवधि क्या था? तो उसका जो अवधि था मेरे प्यारे बच्चों 2007 से 2012 था। ऑप्शन नंबर डी 2007 से क्या था? 2011 था। नेक्स्ट है कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो भी मैंने तुरंत कहा था कि मेरे प्यारे बच्चों तृतीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र को जो है ना तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, और द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र को। और ये प्रश्न 2015 में, 2020 में और 23 में पूछा गया है। चलिए 31 नंबर का जवाब दीजिए आप लोग। क्या होगा कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। एक अर्थव्यवस्था का जो सृजन होता है ना प्राकृतिक संसाधनों से भी होता है, भौतिक संसाधनों से भी होता है, मानवीय संसाधनों से भी होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी संसाधनों से। ठीक है, समझ में आ गया? जो एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है वो प्राकृतिक साधनों से, भौतिक साधनों से और मानवीय साधनों से, सभी से होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए क्यों ना हम लोग आगे देखें। ठीक है, 32 नंबर का देख लेते हैं। क्या है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। नेक्स्ट है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी निजी व्यक्ति का क्या होता है? उस पर हस्तक्षेप होता है, उस पर अधिकार होता है। चलिए अगला है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। बताइए भारत में पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब तक था? तो 1951 से लेके 1965 तक। ठीक है, और 56 तक। 1951 से 1956 तक था। ठीक है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? 1951 से 56 तक। ठीक है, यानी कि 1956 तक था। अगला देख लीजिए यहाँ क्या है 35 का कि आर्थिक संरचना का एक प्रमुख अंग है। आर्थिक संरचना का एक प्रमुख अंग क्या है? शिक्षा है, या फिर स्वास्थ्य सेवाएं हैं, यातायात एवं संचार है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यातायात एवं संचार है। ठीक है, याद रखिएगा आर्थिक संरचना का एक प्रमुख अंग क्या है? यातायात एवं संचार है।
चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं सभी के सभी प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है और मज़ा भी आ रहा होगा स्टूडेंट आप लोगों को पढ़ के, क्योंकि जब प्रश्न अच्छा रहता है तो पढ़ने में मज़ा आता है। ठीक है, चलिए 36 का देखिए कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है। जो आर्थिक क्रिया होता है, आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या होता है, तो जीविकापार्जन होता है। ठीक है, किसी तरह जीविका चलाना होता है, जीविकापार्जन उसी को कहते हैं। नेक्स्ट है 37 नंबर का है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। ये जो पशुपालन है और मत्स्य पालन है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, द्वितीय क्षेत्र के, तृतीय क्षेत्र में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पशुपालन एवं मत्स्य पालन जो है मेरे प्यारे बच्चों ये आएगा हम लोगों का प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, किसके अंतर्गत आएगा, प्राथमिक क्षेत्र के। 38 का देखिए क्या है कि निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है। निम्न में से कौन है जो सामाजिक संरचना का अंग है। शिक्षा एवं प्रशिक्षण है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, आवास है, या फिर उपयुक्त सभी है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है। शिक्षा और प्रशिक्षण भी है, स्वास्थ्य सेवाएं भी है, आवास भी है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 38 का तो देख लिए। 39 का बताइए कि सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय पर भी निर्धारित किया जाता है, साक्षरता दर पर भी निर्धारित किया जाता है, स्वास्थ्य की स्थिति पर भी निर्धारित किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। समझ में आया, किसी देश का जो विकास स्तर है ना वो इन सभी स्तरों को देखते हुए क्या किया जाता है, तो निर्धारित किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय को देख लेगा, उसका साक्षरता दर क्या है, एजुकेटेड वहाँ पर कितने लोग हैं, स्वास्थ्य देख लेगा कि स्वास्थ्य स्थिति यहाँ पर कैसा है, तब जाकर निर्धारित होता है। अगला है प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, खनन, पशुपालन, इनमें से सभी। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि भी आएगा, खनन भी आता है और पशुपालन भी आता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इनमें से सभी। ये प्रश्न 2022 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होता है उसका गुण क्या है। निजी लाभ है, या फिर मूल्य तंत्र है, सामाजिक कल्याण है, या फिर ये क्या है, साधनों का निजी स्वामित्व है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक कल्याण है। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है कि सामाजिक कल्याण, समाज का कल्याण हो सके। समझ में आया, जैसे कि रूस में। चलिए अब हम लोग देखते हैं 42 नंबर का प्रश्न क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है स्टूडेंट। चलिए वीडियो को पूरा देख रहे हैं ना आप लोग, बिल्कुल देखेंगे। यहाँ पर है कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है। जो विकसित देश होता है ना, विकसित देश की आय में, विकसित देश का जो आय है, जो इनकम है, आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है, तो आर्थिक विकास का प्रयोग होता है, आर्थिक वृद्धि का, समावेशी विकास का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 42 का होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्थिक विकास का। क्या हो जाएगा, आर्थिक विकास का। ठीक है, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है, तो आर्थिक वृद्धि का प्रयोग होता है। अगला है 43 नंबर का कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। बिहार के जो आर्थिक पिछड़ेपन है ना मेरे प्यारे बच्चों, आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि एवं अत्यधिक जनभार, या फिर बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, उपयुक्त सभी। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि ये भी है, कृषि पर अत्यधिक जनभार ये भी है। कृषि पर ही सभी लोग आजकल आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सभी तो बेरोजगार है बिहार में। अगला है बाढ़ एवं सूखा का जो प्रकोप होते रहता है बिहार में, जिसके वजह से बिहार हम लोग का क्या हो रहा है, तो धीरे धीरे पीछे जाते जा रहा है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अब हम लोग 44 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि अब हम लोग का समाप्त होने ही वाला है। टोटल हम आप लोगों को 80 बताएंगे, तो अभी आधा मानिए अभी और बचा हुआ है। ठीक है, चलिए घबराएंगे नहीं, आप लोग यहाँ तक बने हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग काफ़ी स्टूडेंट में से एक हैं। ठीक है, यूनिक स्टूडेंट जिसको हम लोग कहते हैं, आप उसमें से एक है जो मन लगा के पढ़ रहे हैं और हर एक प्रश्न को आप देखना चाहते हैं। 44 का है कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है। बताइए कि आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है। राजकीय आय है, प्रति व्यक्ति आय है, राजनीतिक
अस्थायित्व है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रति व्यक्ति आय है। क्या है? प्रति व्यक्ति आय। 45 का देखिए क्या है, चलिए 45 का देखेंगे हम लोग ना। चलिए कि बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्ष योजना के दौरान बना। ये जो बोनस भुगतान अधिनियम है किस पंचवर्ष योजना के दौरान बना था बताइए? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था। कैसे बना था? तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था। अगला है 46 का कि निम्नांकित में कौन सा देश, ठीक है, निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है अमेरिका है, श्रीलंका है, भारत है या फिर इंडोनेशिया है। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? अमेरिका है। ठीक है, निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो अमेरिका जो है ये एक विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। 47 का देखिए क्या है कि विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? तो 1983 ईस्वी में हुई थी। डायरेक्ट याद रखिए कि विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो 1983 ईस्वी में हुई थी। 48 का कि आर्थिक समृद्धि का संबंध है, किससे संबंध है बताइए? अल्पकाल से है, दीर्घकाल से है, ए और बी दोनों से है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आर्थिक समृद्धि का संबंध है ना वो दीर्घकाल से है। आर्थिक समृद्धि का संबंध किससे मेरे प्यारे बच्चों? तो दीर्घकाल से है। समझ में आ रहा है? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, 49 नंबर का बताइए क्या होगा राइट आंसर? आप लोग खुद बताने का प्रयास कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, वीडियो को रोक लीजिए अगर उस वैसे नहीं हो रहा है तो रोक के जो है ना आप लोग सही आंसर देने का प्रयास कीजिए। जब आप लोग सही आंसर देते हैं ना तो क्या होता है, आप लोगों के अंदर नॉलेज बढ़ने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। बताइए कौन सा होगा? ये वाला ना, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? बताइए, आर्थिक विकास का जो गैर आर्थिक कारक है वो क्या है? प्राकृतिक साधन है, सामाजिक संस्थाएं हैं, तकनीकी विकास है या फिर मानवीय क्या है? मानवीय संसाधन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक संस्थाएं हैं। क्या है? सामाजिक संस्थाएं। 50 का देखिए क्या है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। बताइए, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है? जीवन प्रत्याशा है या फिर शिशु मृत्यु दर है, मौलिक साक्षरता है या फिर ये सभी। तो 50 का होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी है। ठीक है, क्या है? ये सभी। अगला है 51 का है कि आर्थिक विकास संबंधित है। जो हम लोग का आर्थिक विकास है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो आर्थिक विकास संबंधित है। किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, परिणात्मक परिवर्तन से भी संबंधित है और गुणात्मक परिवर्तन से भी संबंधित है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए 51 का देख लीजिए। अब हम लोग 52, 53, 54 का देखते हैं। चलिए 52 के नंबर का प्रश्न है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? आर्थिक स्वतंत्रता पर, उत्पाद कुशलता पर, अधिकतम लाभ अर्जन पर या लोक कल्याण पर। तो 52 का होगा ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण पर दिया जाता है। ठीक है, अगला है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय योजना आयोग था ना उसका प्रथम अध्यक्ष मेरे प्यारे बच्चों कौन थे बताइए? मोरारजी देसाई थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे या फिर राजीव गांधी थे। तो भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत के प्रथम अगर प्राइम मिनिस्टर थे तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग के अंदर नॉलेज है या नहीं है जीके जीएस का। अगला है 54 नंबर का कि निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? बताइए कि निम्न में कौन है जो आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? वित्त है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है या फिर नागरिक सेवाएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त है। ठीक है, निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो वित्त है। क्या है? वित्त। चलिए 55 नंबर का देख लेते हैं। अच्छा लग रहा है कि नहीं स्टूडेंट? वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं? कमेंट करके बताइए क्या है कि लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। अगर अच्छा लगेगा ना तो मैं इसी तरह का पूरा इकोनॉमिक्स समाप्त करूंगा। समझ में आया? 55 का देखिए क्या है कि अर्थव्यवस्था के
किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से क्या है? हरित क्रांति संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीयक क्षेत्र से, तृतीयक क्षेत्र से। तो देखिए यहाँ पर हरित क्रांति का संबंध तृतीयक क्षेत्र से कभी नहीं होगा, क्योंकि तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है? तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है कि नहीं आता है? और द्वितीयक क्षेत्र में फैक्ट्री वगैरह उद्योग आता है, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र में कृषि वगैरह आता है ना। तो इसीलिए हरित क्रांति का संबंध किससे होगा? प्राथमिक क्षेत्र से होगा। 2021 में पूछा गया है। ठीक है, अगला है ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है? ज्योग्राफी में भी बताए थे आप लोग, अगर पढ़े होंगे तो जवाब दे पाएंगे। ऑपरेशन फ्लड क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो याद रखिएगा, डेयरी विकास है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड क्या है? डेयरी विकास। डेयरी समझते हैं ना, जहाँ बहुत सारा गाय रहती है और वहाँ दूध निकाल के बेचा जाता है, वही डेयरी विकास होता है। अगला है 57 का है कि ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है। ये जो ब्रंटलैंड आयोग है वो किससे संबंधित है? बता सकते हैं आप लोग क्या? सतत विकास से संबंधित है। ठीक है, ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है सतत विकास से। अगला है कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री ने कार्यकाल में जारी हुआ था? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? बताइए कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? इंदिरा गांधी के काल में, राजीव गांधी के काल में, अटल बिहारी वाजपेयी के काल में, या फिर ऑप्शन नंबर डी मनमोहन सिंह के? तो 58 का होगा ऑप्शन नंबर सी अटल बिहारी वाजपेयी के। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? तो अटल बिहारी वाजपेयी के काल में हुआ था। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं क्या है। 59 नंबर का देखते हैं क्या है कि निम्न में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। ऊर्जा है, शिक्षा है, यातायात है, या फिर संचार है? तो ये मेरे प्यारे बच्चों शिक्षा है। क्या है? शिक्षा जो है वो क्या है? गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। 60 नंबर का प्रश्न देख लीजिए क्या है। उसके बाद हम लोग का और 20 प्रश्न बचेगा, उसे भी मैं आप लोगों को अभी करा ही दूंगा। ठीक है, क्योंकि वन शॉट का मतलब वन शॉट होता है। वन शॉट में मैं पूरा समाप्त करूंगा, अध्याय 1 तो समाप्त करूंगा। ठीक है, इसके बाद तो आप लोगों को दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ेगा ही नहीं, मैं ये ठोक के कहता हूँ आप लोगों को। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान किस देश का है? बताइए, ये जो मानव विकास सूचकांक का है उसमें सर्वोच्च स्थान किस देश का है? ऑस्ट्रेलिया का है, चीन का है, जर्मनी का है, या फिर नॉर्वे का है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी कहाँ है? नॉर्वे है। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में सर्वोत्तम स्थान किस देश का है मेरे प्यारे बच्चों? तो किसका है? तो नॉर्वे का है। समझ में आ गया? तो इस तरह से हम लोगों ने मेरे प्यारे बच्चों 60 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लिए। कितना कर लिए? 60 कर लिए। अब बाकी का प्रश्न है जिसे अभी हम लोग करेंगे। चलिए आइए 61 का देख लेते हैं। बाकी के 20 प्रश्न है जिसे अभी ही समाप्त करना है। ठीक है, ये मेरे प्यारे बच्चों क्षमा चाहते हैं आप लोग से, ये स्टैंड मेरा कुछ जो है ना हिल रहा है, तो अभी मैं इसे सही कर लूँगा इस वीडियो के बाद, तो वो आपको लोगों को अच्छा से देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पता नहीं क्यों हिला है, लगता है स्टैंड टाइट नहीं है इसीलिए। चलिए अगला देख लेते हैं क्या हम लोग का। 61 नंबर का प्रश्न देखिए, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए आप लोग कि 12वीं पंचवर्ष योजना का कार्यकाल है। 12वीं पंचवर्ष योजना का कार्यकाल था मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा 2017 से 2022 तक। ठीक है, 12वीं पंचवर्ष योजना का जो कार्यकाल था 2017 से 2022 तक था। 62 का है कि निम्न में से कौन विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? निम्न में कौन है जो विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का राष्ट्रीय आय। ये जो राष्ट्रीय आय है ये विकास सूचकांक का सूचक नहीं है। 63 नंबर का देखिए क्या है कि राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में किस राज्य का दर्जा अर्थात रैंक सबसे ऊपर है? किसका जो है कि दर्जा अर्थात रैंक जो है मेरे प्यारे बच्चों सबसे ऊपर है? तो केरल का। किसका है? केरल का। अगला है 64 का कि निम्न में से कौन द्वितीय, ठीक है, द्वितीयक आर्थिक क्रिया से संबंधित है? बताइए, निम्न में से कौन है जो द्वितीयक आर्थिक क्रिया से संबंधित है? कृषि है, सेवा है, उद्योग है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो द्वितीयक आर्थिक क्रिया से उद्योग संबंधित है ना, प्रथम आर्थिक क्रिया से कृषि है और तृतीयक से सेवा है। भूलेंगे नहीं, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 65 का चलिए देख लेते हैं क्या है कि समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाती है? समाज का जो सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है वो क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है, विनियोग कहलाता है, व्यापार कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? अर्थव्यवस्था कहलाता है। अगला है कि बिहार के विकास के, ठीक है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है?
है। तो यह कथन किसका, ये तो मैंने पहले भी कहा था कि बिहार का जब तक विकास नहीं हो पाएगा तब तक भारत का विकास नहीं हो पाएगा, ऐसा किसने कहा था, तो APJ अब्दुल कलाम जी ने कहे थे। ठीक है, 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है। अगला है कि कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। कृषि का विकास करना जो है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, जो है कि पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना या फिर चौथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहली मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, पहली। अगला देखिए क्या है, 68 का देख लेते हैं। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है, बताइए। ये जो मानव है ना, ये मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन है निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है, WTO के द्वारा, WHO के द्वारा, UNDP के द्वारा या फिर ILO के द्वारा। तो 68 का होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, UNDP के द्वारा। किसके द्वारा होगा, UNDP के द्वारा। अगला है कि भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। भारत में अगर सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला अगर कोई है राज्य है तो वो कौन है हम लोग का स्टूडेंट, तो गोवा है। ठीक है, गोवा का प्रति व्यक्ति आय क्या है, वहाँ पर अधिक है। ठीक है, इसीलिए आप लोग जाइए गोवा में कमाइए जाके, अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, पढ़ाई लिखाई करके। ठीक है, वहाँ पर अगर आप कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पर आपको प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि बिहार में आपको 300-400 मिलेगा ना, तो वहाँ 700-800 मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, 1000 भी टप जाता है कभी कभी। तो चलिए अब हम लोग कौन सा प्रश्न देखेंगे, 70 का देखेंगे ना। चलिए कि 70 का देखिए क्या है, गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया था। गरीबी रेखा निर्धारण का जो ये कैलोरी मापदंड है ये किसने दिया था मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी, योजना आयोग ने दिया था। किसने दिया था, योजना आयोग ने दिया था। 71 का कि भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है। भूमि का जो परिश्रमिक है ना वो क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि लगान कहलाता है। ठीक है, भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है, तो लगान कहलाता है। यानी ऐसे समझिए, भूमि का हम लोग टैक्स देते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, जो ज़मीन अगर आप किसी का ज़मीन रखते हैं तो उसको क्या देते हैं, वो ज़मीन का टैक्स देते हैं, तो वो ही क्या कहलाता है हम लोग का, लगान कहलाता है। क्या कहलाता है, लगान कहलाता है। अगला देखिए क्या है यहाँ पर 72 का क्या है, देख लीजिए कि योजना आयोग का जो है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1950 में हुआ था। याद रखिएगा, योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 1950 में। अगला है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी। भारत की जो पहली मानव विकास रिपोर्ट था ना वो अप्रैल 2002 को जारी किया गया था। अप्रैल 2002 को जारी किया गया था। 74 का कि कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख है। कौन सा आर्थिक क्रिया है जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख है, तो प्राथमिक। क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्रिया जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्रमुख है। चलिए देख लीजिए 75 का बताइए क्या होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसे ऊपर कर ले। हाँ, अब बताइए 75 का कि वैश्वीकरण की नीति से, ये जो है हम लोग का वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है। वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है, तो आप लोग जानते ही होंगे कि कृषि क्षेत्र को सबसे कम लाभ पहुंच पाता है। ठीक है, अगला है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, इसे मैंने पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ। बताइए 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो काल था वो कब से कब तक था, तो 2007 से 2012 तक था। ठीक है, यह प्रश्न मैंने पीछे भी करवाया था, अगर आप लोग मन लगा के देखेंगे ना, इसलिए मैंने पीछे करवाया था क्योंकि वो अलग डेट को पूछा हुआ था और ये 2024 में पूछा है, और उधर जो पूछा गया तो वो अलग डेट को पूछा गया था। ठीक है, इसीलिए 2 बार ये प्रश्न है। चलिए 77 का कि गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं। गैस को और बिजली को किस क्षेत्र में रखते हैं, तो याद रखिएगा द्वितीयक क्षेत्र में रखते हैं। गैस को और बिजली को किस क्षेत्र में रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको हम लोग द्वितीयक क्षेत्र में रखते हैं। 78 का कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया। भारत की जो पहली मानव विकास रिपोर्ट है वो किसने तैयार किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, किसने तैयार किया था स्टूडेंट, तो योजना आयोग ने तैयार किया था। आप प्रश्न को एक बार फिर से समझ लीजिए कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया था, तो योजना आयोग ने तैयार किया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि द्वितीयक क्षेत्र को डैश डैश नाम से जानते हैं, तो द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र से नाम जानते हैं ना, औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। जो द्वितीयक क्षेत्र होता है उसे हम लोग औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और 80 नंबर का प्रश्न जो कि हम लोग का लास्ट प्रश्न होने वाला है स्टूडेंट, कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया। बताइए, ये जो भारत देश है ना, भारत देश में सबसे पहले जो है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया, तो
1968 ईस्वी में, ठीक है। 1900 कब स्टूडेंट? 68 ईस्वी में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोगों का टोटल 80 वीवीआई ऑब्जेक्टिव, कितना 80 वीवीआई ऑब्जेक्टिव वन शॉट में समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और लाइक करके बताएंगे कि यह सर पूरा समझ में आ गया, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए अगला अध्याय, जिसका नाम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या है, राज्य एवं राष्ट्र की आय है, ठीक है। ये अध्याय मैं आप लोगों के लिए कल लेके आऊँगा, अगर अभी तक, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।